अपने पिछले जीवन में आर्यन कभी भी स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की 9 मुहरों को अनलॉक नहीं कर पाया। उसे एकमात्र लाभ पुनर्जन्म से ठीक पहले मिला था। उसने स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स से प्रबुद्धता शक्ति की एक एकल लहर प्राप्त की, जिसके साथ उसने यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र नामक अपनी आत्मखेती तकनीक बनाई। वह निश्चित था कि यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र की सूक्ष्म गहनताएं किसी भी तरह से बौद्ध और दांववादी मार्गों के सबसे ऊंचे सूत्रों अमिताभ के हेवन रिफ्लेक्टिंग सूत्र और ग्रोटो ऑफ प्रोफाउंड लाइट मेंटल कोर्टयार्ड सूत्र से 100% अलग हैं, कम नहीं थीं। यह उनसे श्रेष्ठ भी हो सकता था। यह एब्स्ट्रूज फोर्स के स्वॉर्ड मास्टर का आत्मविश्वास था। 1,08,000 वर्षों के अनुभव के बाद यह वीरान का एकमात्र संप्रभु होने के नाते उसका निर्णय था। लेकिन जिस बात ने आर्यन को संकोच में डाला वह यह थी कि यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र अधूरा था। वह इसे केवल प्रोफाउंड दांव के इंपीरियल रेल्म तक ही विकसित कर सकता था। प्रोफाउंड दांव को 3 महान रेल्म्स में विभाजित किया गया था: प्रोफाउंड इल्यूमिनेशन रेल्म, प्रोफाउंड सेरेनिटी रेल्म और प्रोफाउंड यूनिटी रेल्म। अपने पिछले जीवन में उपलब्ध सभी तरीकों के बावजूद वह यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र को केवल प्रोफाउंड इल्यूमिनेशन रेल्म तक ही प्राप्त और तैयार कर पाया था। यह इसलिए नहीं था कि वह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं था, बल्कि यह स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की मुहर से प्राप्त प्रबुद्धता की लहर की सीमा थी। मैंने पहले ही इस जीवन काल में स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स के रहस्यों को खोलने की योजना बना ली थी। मैंने पुनर्जन्म से पहले इससे प्रबुद्धता की वह शुरुआती लहर प्राप्त की थी, तो पुनर्जन्म के बाद मैं दूसरी क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? धीरे धीरे आर्यन का संकोच दृढ़ संकल्प में बदल गया। यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र ही सही, सार्वभौमिक आत्म अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक परिवर्तन, इस दांववादी सूत्र का मूल यह था कि यह आत्मा को तपाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकता था। और जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती, वह प्रकृति के सभी पहलुओं से लेकर संपूर्ण दुनिया तक हर आकाशीय और सांसारिक घटना को प्रकट कर सकती थी। सार्वभौमिक शब्द स्वर्ग और पृथ्वी और ग्रैंड दांव को संदर्भित करता था। इस सूत्र की खेती करने पर आत्मा अपने आप में एक ब्रह्मांड जैसी बन जाती थी। यह खुद को तपाने के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और ग्रैंड दांव की ऊर्जाओं को अवशोषित कर सकती थी, साथ ही सृष्टि के अनगिनत सूक्ष्म रहस्यों और आंतरिक गुणों को भी प्रकट कर सकती थी। इसकी अद्भुतता अवर्णनीय थी। इसे इंपीरियल रेल्म तक विकसित करने पर आप अपनी आत्मा के भीतर स्वर्ग के 10,000 दांव के निशान प्रकट कर सकते थे, जिन्हें आप अविश्वसनीय तरीकों से उपयोग में ला सकते थे। इसका मतलब था सभी रूपों में सृष्टि को प्रकट करना, अपने भीतर दुनिया बनाना। यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट, इसका स्वाभाविक रूप से अर्थ है कि मैं किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं और अपनी आत्मा को तपाने के लिए उसका उपयोग कर सकता हूं। यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र निस्संदेह एज्योर कॉन्टिनेंट जैसी आध्यात्मिक रूप से बंजर जगह में आदर्श तरीका है। अपना निर्णय लेने के बाद आर्यन ने और संकोच नहीं किया। उसने इस बात पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित किया कि वह इस आत्मखेती तकनीक की खेती कैसे करेगा। हालांकि एजर कॉन्टिनेंट की परिवेशीय आध्यात्मिक ऊर्जा विरल थी, इन भूमियों में कई अन्य संभावित रूप से उपयोग करने योग्य ऊर्जाएं शामिल थीं, जैसे कि दुष्ट या यिन ऊर्जा। यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र की खेती का मतलब था कि इन ऊर्जाओं का भी भरपूर उपयोग किया जा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सूत्र सूर्य, चंद्रमा, सितारों की शक्ति और नश्वर रेल्म के हर जीवित प्राणी की क्यूई का भी उपयोग कर सकता है। यह आत्म अभिव्यक्ति वाक्यांश का सार था। यह स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों के अधीन नहीं था, 10,000 दांव तक सीमित नहीं था। कुछ भी और सब कुछ उपयोग में लाया जा सकता था। अगर मैं अपनी आत्मा को तपाने के लिए स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की शक्ति का उपयोग करता हूं, तो क्या इसका परिणाम इसी तरह का चमत्कारी प्रभाव होगा? आर्यन का हृदय कांप उठा।
स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स हमेशा उसकी आत्मा के भीतर तैरती रहती थी। यदि वह इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता तो उसे अपनी आत्मा को तपाने के लिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तलाश में दुनिया छान मारने की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र के सूक्ष्म रहस्य पहली जगह में स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की 9 परत वाली मुहर से उत्पन्न हुए थे। प्रबुद्धता की उसकी शुरुआती लहर तलवार से आई थी, इसलिए यह कहना उचित था कि तलवार और सूत्र जुड़े हुए थे। आर्यन ने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। भले ही उसे खतरा हो, उसे बस तुरंत रुक जाना था। आर्यन ने एक सांस में दूषित वायु बाहर निकाली, फिर अपना मन शांत किया। अपने सभी बिखरे हुए विचारों को त्यागने के बाद उसने चुपचाप यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र की खेती की विधि का संचालन किया। उसने स्वर्ग और पृथ्वी की कल्पना करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया और स्वर्ग और पृथ्वी प्रकट हुए। उसने पहाड़ों और समुद्रों की कल्पना करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया और पहाड़ और समुद्र प्रकट हुए। उसने अपनी आत्मा का उपयोग स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की कल्पना करने के लिए किया। उसने चुपचाप स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स के आकार, उसकी आभा और उसके आकर्षण की कल्पना की। इसे धीरे धीरे रेखांकित किया, इसे अपने मानसिक सागर के भीतर चित्रित किया। यह ऐसा था जैसे एक अदृश्य ब्रश एक निराकार स्क्रॉल पर चित्रकारी कर रहा हो, तलवार की रूपरेखा बना रहा हो और अस्पष्ट रूप से आकर्षण को पकड़ रहा हो। धीरे धीरे उसने स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स के चारों ओर लिपटी डिवाइन चेन्स की 9 परतों को रेखांकित किया। प्रत्येक परत का आकार, स्थिति और चमकपूर्ण विवरण में दिखाई दी, लेकिन अब भी यह असली स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स की केवल सतही तौर पर याद दिलाने वाला था। इसके बाद आर्यन ने तलवार की आभा की कल्पना करने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि केवल इसके सूक्ष्म आकर्षणों तक, इसकी संपूर्णता की कल्पना करके ही वह अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता था। लेकिन हालांकि आर्यन अत्यधिक सतर्क था, जैसे ही उसने तलवार की आभा की कल्पना करना शुरू किया, कुछ अप्रत्याशित हुआ। बूम! जंजीरों की 9 परतें अचानक खड़खड़ा उठीं, जो 9 पूरी तरह से भिन्न सीलिंग ऊर्जाओं का उत्सर्जन कर रही थीं। यह एक ढाते पहाड़ या सुनामी की तरह अचानक था। इस स्तर की उपस्थिति अत्यधिक भयावह थी, प्रत्येक पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम लगती थी। वे ज्वाला की तरह निरंकुश, बर्फ की तरह ठंडी, हवा की तरह अनियंत्रित या पहाड़ों की तरह स्थिर थीं। अब सभी 9 एक साथ फूट पड़ीं, जैसे आर्यन की आत्मा के भीतर 9 देवता जाग रहे हों। उनकी संबंधित आभाएं उमड़ रही थीं। उनकी शक्तियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे आसानी से आर्यन की आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देंगी। लेकिन तभी, इससे पहले कि 9 सीलिंग ऊर्जाएं उमड़ पातीं, एक धीमी, स्पष्ट गूंज सुनाई दी। स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स हिल गई, एक विशाल, सघन, प्राचीन आभा उत्सर्जित की और मुहरों की 9 विशिष्ट ऊर्जाओं को दबा दिया। 9 डिवाइन चेन्स सभी शांत हो गईं। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। स्वॉर्ड ऑफ द नाइन नाइन्स हेल्स भी शांत हो गई, मानो कुछ ही देर पहले का वह भयानक दृश्य केवल एक मतिभ्रम था। लेकिन आर्यन पहले ही इतना स्तब्ध हो चुका था कि वह ठंडे पसीने से भीग गया था। कौन जानता था कि उसने अपने पिछले जीवन में स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स पर शोध करने में कितने साल बिताए थे। फिर भी उसके तमाम प्रयासों के बावजूद पहले कभी ऐसा अविश्वसनीय कुछ नहीं हुआ था। किसने सोचा होगा कि केवल तलवार की कल्पना करने मात्र से ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा लगता है कि तलवार को सील करने वाली 9 डिवाइन चेन्स मेरी ऊर्जाओं को समझने के प्रयासों का पुरजोर विरोध कर रही है, जबकि स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स ने स्वयं मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया। आर्यन के होश में आने के बाद उसने कुछ अजीब बात पर ध्यान दिया। तार्किक रूप से कहें तो जंजीरों की 9 परतें स्वॉर्ड ऑफ द नाइन हेल्स को सील करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगा कि वास्तविकता उसकी धारणाओं से मेल नहीं खाती थी। इसके विपरीत तलवार डिवाइन चेन्स को दबा रही थी। उस स्थिति में 9 परत वाली जंजीरों के भीतर जो भी रहस्य छिपा है, वह सामान्य से कहीं अधिक असाधारण है, आर्यन ने सोचा।
थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया, फिर उस मामले पर और ध्यान नहीं दिया। अपनी वर्तमान खेती के स्तर पर वह 9 डिवाइन चेन्स के रहस्यों को समझने के करीब भी नहीं था। उसने अपनी सांस पर नियंत्रण किया, ध्यान केंद्रित किया और फिर से कल्पना करना शुरू कर दिया। अपने मानसिक सागर के भीतर उसने धीरे धीरे तलवार और उसकी 9 परत वाली मुहर को फिर से रेखांकित करना शुरू कर दिया। फिर बिना किसी संकोच के उसने स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स की आभा और विशिष्ट आकर्षण की कल्पना करना शुरू कर दिया। एक परिचित दृश्य दिखाई दिया। 9 डिवाइन चेन्स खड़खड़ाईं, एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित की। लेकिन इससे पहले कि यह फूट पाती, स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स ने इसे दबा दिया। लेकिन इस बार आर्यन ने अपनी खेती नहीं रोकी। उसने बस कल्पना करना जारी रखा। अज्ञात समय के बाद आर्यन की आत्मा ने एक अस्पष्ट, अद्भुत आकर्षण की एक फुसफुसाहट को पकड़ा और वह स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स की रूपरेखा के भीतर इसकी कल्पना करने में कामयाब रहा। आर्यन ने तुरंत अपनी आत्मा को कांपते हुए महसूस किया। उबलते पानी या गिरते रैपिड्स की तरह शक्ति की एक अविश्वसनीय बाढ़ उसकी चेतना में दौड़ गई। शक्ति का यह उछाल 10 किस्मों में आया। एक स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स से ही आई थी। यह विशाल और प्राचीन, गहन, सूक्ष्म और अगम्य थी। हालांकि आर्यन इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता था, वह इसकी शक्ति की सूक्ष्मताओं को महसूस करना शुरू भी नहीं कर सकता था। अन्य ऊर्जाएं 9 परत वाली डिवाइन चेन्स से आईं। पहली परत की जंजीरों ने हवा जैसी शक्ति उत्सर्जित की, मनमौजी, स्वच्छंद, अनियंत्रित और अतुलनीय रूप से निरंकुश। दूसरी आग की तरह धक रही थी, इतनी गर्म कि ऐसा लगता था कि यह पूरी सृष्टि को राख में जला सकती है। तीसरी बर्फ जितनी ठंडी थी, प्रत्येक विशिष्ट शक्ति का अपना भयावह संवेग था। प्रत्येक अपने संबंधित ग्रैंड दाउस के देवताओं की तरह विशाल थी। अफसोस, स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स की आभा की तरह, हालांकि वह उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था, बस यही था। वह उनकी कल्पना या रूपरेखा नहीं बना सकता था। एकमात्र अपवाद 9वीं मुहर थी। वह उसकी ऊर्जा का एक अंश महसूस कर सकता था। पुनर्जन्म से पहले उसने जो प्रबुद्धता शक्ति की लहर पकड़ी थी, वह भी 9वीं डिवाइन चेन की सीलिंग शक्ति से थी। मैं वर्तमान में जिस यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र का संचालन कर रहा हूं, वह 9वीं डिवाइन चेन से उत्पन्न होने वाली प्रबुद्धता की शक्ति से आया है। शायद यही कारण है कि जब मैंने अपनी आत्मा से इसे महसूस करने का प्रयास किया, तो इसका परिणाम 9वीं डिवाइन चेन की ऊर्जा के साथ अनुकूलता में हुआ। आर्यन के हृदय में प्रबुद्धता की एक धारा प्रवाहित हुई। उसका खेती का अनुभव इतना प्रचुर था कि उसने तुरंत यह निर्धारित कर लिया कि यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र एक चाबी जैसा था। यह 9 परत वाली डिवाइन चेन्स के ताले को खोल सकता था। जिस बात ने आर्यन को और भी उत्साहित किया, वह यह थी कि इस खोज ने संदेह से परे साबित कर दिया कि जैसे जैसे वह अपनी आत्मा को तपाएगा, वह वास्तव में 9वीं मुहर के भीतर निहित शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस तरह उसे अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए शक्ति के अन्य स्रोतों की तलाश करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरी आत्मखेती की सीमा चरण दर चरण बढ़ेगी, मुझे 9वीं मुहर की शक्ति के साथ गहरी अनुकूलता प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। जब समय आएगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसके रहस्यों को अनलॉक करने में सक्षम हो जाऊंगा। इस अचानक प्रबुद्धता ने आर्यन को उत्साह से भर दिया। अपने पिछले जीवन में अनगिनत वर्षों के शोध के बावजूद उसने स्वॉर्ड ऑफ द 9 हेल्स के रहस्यों को अनलॉक करने का कोई रास्ता कभी नहीं खोजा था। लेकिन अब सुरंग के अंत में आखिरकार प्रकाश था। इसके साथ वह कदम दर कदम आगे का रास्ता बना सकता था। बेशक वह उत्साहित था, लेकिन जल्द ही आर्यन के होंठ सूक्ष्म रूप से फड़फड़ाए। वह अब भी इतना उत्साहित हो गया था कि उसकी सारी कल्पनाएं फिर से ढह गईं। लेकिन आर्यन पहले से ही संतुष्ट था। आज रात के प्रयोग का परिणाम एक विशाल फसल था। यह वह सौभाग्य था जिसे पाया जा सकता था, लेकिन खोजा नहीं जा सकता था। आखिरकार, अगर उसने अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए यूनिवर्सल सेल्फ एम्बॉडमेंट सूत्र का उपयोग करने का फैसला नहीं किया होता,
तो वह इन सभी उत्कृष्ट गहनताओं को कैसे खोज पाता। अगले दिन दोपहर, आसमान चमकीला और साफ था और हवा हल्की और ताजा थी। आर्यन ने अपने नीले वस्त्र पहने हुए थे, उसके गहरे बाल जुड़े में बंधे थे। अपने दाहिने हाथ में अपनी बांस की छड़ी पकड़े हुए वह अपने कक्ष से बाहर निकला। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आंगन से बाहर निकल गया। क्लिक। जिस क्षण उसने दरवाजे पर ताला लगाया, उसने प्रभावी रूप से अपने जीवन के इस चरण के अंत की घोषणा कर दी। एक बिल्कुल नई यात्रा पर पर्दा खुलने वाला था। अपना ध्यान रखिएगा श्रीमान। जब उन्होंने आर्यन को जाते हुए देखा तो एप्रिकॉट क्लिनिक के प्रबंधक हरीश साथी, वैद्या विद्या और अन्य डॉक्टरों ने अपने हाथों के काम को अलग रखा और एक एक करके आर्यन को विदाई देने के लिए बाहर आ गए। उन सभी को उससे अलग होने में अनिच्छा महसूस हो रही थी। आर्यन के साथ बिताए गए समय के दौरान उसके कौशल और सुरुचिपूर्ण व्यवहार ने उन सभी का दिल जीत लिया था। उसकी उदारता और इस तथ्य ने कि उसने उनमें से किसी को भी एक बार भी डांटा नहीं था, उन्हें उसका और भी अधिक सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। परिणाम स्वरूप जब उन्हें पता चला कि आर्यन दूर देशों के लिए निकलने वाला है और यह अनिश्चित था कि वह कब या क्या वह वापस आएगा, तो वे सभी गहरे अवसाद में डूब गए। आप सब काम पर वापस जा सकते हैं। आर्यन मुस्कुराया और उन्हें विदाई दी। फिर उनकी सामूहिक निगाहों के नीचे वह एप्रिकॉट क्लिनिक से बाहर निकल गया। सड़क के किनारे एक घोड़ा गाड़ी पहले से ही इंतजार कर रही थी। सारथी कोई और नहीं बल्कि ओल्ड गार्ड का कमांडर वरुण था। उसने मुस्कुराया, अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मास्टर आर्यन, सिटी लॉर्ड नकुल और अन्य लोग ग्रेट अजूर के तट पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया गाड़ी में बैठें और मुझे आपको एस्कॉर्ट करने की अनुमति दें। गुआंगलिंग शहर के बाहर एक विशाल मीनार वाला जहाज शानदार ग्रेट अजूर नदी के किनारे पर खड़ा था। इसकी मुख्य मीनार में 9 मंजिलें थीं और इसके ऊपर 12 शिवालय पैगोडा थे। प्रत्येक पर नक्काशी की गई थी और उन्हें रंगीन ढंग से रंगा गया था और उन सभी में एक पुरानी सुंदरता थी। कई यात्री डेक पर खड़े होकर दूर स्थित गुआंगलिंग शहर को निहार रहे थे। कुछ यात्री उतर चुके थे, इस दुर्लभ शांत माहौल का फायदा उठाकर नदी के किनारे टहल रहे थे या खेल रहे थे, जबकि अन्य जलपान खरीदने गए थे। यह काफी जीवंत दृश्य था। जब आर्यन पहुंचे तब तक सिटी लॉर्ड नकुल, युविका और चंदन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से अरेंद्रा और अमरेंद्र भी वहां मौजूद थे। मास्टर आर्यन, उन सभी ने बारी बारी से उनका अभिवादन किया। इतने सारे प्रभावशाली लोगों को आर्यन जैसे एक युवा का इतनी इज्जत से अभिवादन करते देख तुरंत बहुतों का ध्यान आकर्षित हुआ। यहां तक कि जहाज पर बैठे कुछ यात्री भी उन्हें देखने लगे। तुम्हारे बाकी साथी कहां हैं? आर्यन ने युविका की ओर देखा। वे घोड़े पर वापस जा रहे हैं। मैंने उन्हें कल रात ही रवाना कर दिया था। युविका अभी भी सैन्य पोशाक में थीं। वह बहादुर लेकिन आकर्षक और सुंदर लग रही थीं। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर अरेंद्रा और उनके बेटे की ओर ध्यान दिया। वह हंसे। आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? अरेंद्रा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर आर्यन, अब जब आपने पूछा ही है तो यह वास्तव में एक संयोग है। मैं अगले कुछ दिनों में अमरेंद्र को ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनर में खेती के लिए भेजने की योजना बना रहा था। कल रात सिटी लॉर्ड नकुल ने मुझे बताया कि आप इसी जहाज से प्रांतीय राजधानी की ओर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या मेरे बेटे के लिए आपके साथ यात्रा करना संभव हो सकता है। मैंने आज पूछताछ की और सच में कुछ खाली सीटें बची हुई थीं। इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर जल्दी से यहां आ गया। आर्यन हंसे लेकिन कुछ नहीं कहा। अमरेंद्र थोड़ा असहज लग रहे थे। यह सभी के लिए स्पष्ट था कि यह तथाकथित संयोग बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी तो नकुल और चंदन ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। वे बस चुपचाप मुस्कुराए। केवल युविका अपवाद थीं। उनकी भौहें संदेह में तन गईं। कल रात चंदन काका ने कहा था कि मीनार वाला जहाज पूरी तरह से बुक है। हमें केवल सिटी लॉर्ड नकुल के प्रयासों के कारण ही जगह मिली। कहीं टिकट बेचने वाला
हमें धोखा तो नहीं दे रहा था? अरेंद्रा खां से। मिस युविका, एक पुरानी कहावत है जो इसे अच्छी तरह से बयां करती है। पैसा दुनिया को चलाता है। पर्याप्त नकद की पेशकश करो और तुम्हें जरूर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो अपनी जगह छोड़ने को तैयार हो। युविका तुरंत समझ गई। आह, तो आपने बस पैसे से समस्या हल कर दी। मैं भी ऐसा कर सकती हूं, मैं भी ऐसा कर सकती हूं, तुम क्या कह रही हो? आर्यन को हंसी रोके नहीं रुकी। जब वे बातचीत कर रहे थे तभी तांबे जैसी त्वचा, भाले जैसी दाढ़ी, धूसर ग्रे वस्त्र और दृढ़ अभिव्यक्ति वाला एक व्यक्ति करीब आया। धूसर वस्त्र वाले बुजुर्ग ने पूछा, अरे नकुल, हम बस निकलने ही वाले हैं। क्या ये वही प्रतिष्ठित मेहमान हैं जिनके बारे में तुमने बात की थी? उन्होंने पुराने धूसर योद्धा के कपड़े पहने थे। कमर पर कृपाण और धनुष था। अपनी उम्र के बावजूद वह प्रभावशाली थे और उनसे हल्की हत्या की भावना निकल रही थी। जब वह बोले तो उनकी नजर समूह पर पड़ी। उन्होंने सीधे आर्यन, अमरेंद्र और युविका, इन तीनों युवाओं को नजरअंदाज कर दिया। यह तब हुआ जब उनकी नजर चंदन पर पड़ी कि वह संक्षिप्त रूप से रुके और उनकी भौहें हल्के आश्चर्य में उठ गईं। ठीक है। नकुल ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और उनका परिचय कराया। ये रोमिंग सिटी ऑफ कॉमर्स के गार्ड कमांडर यशवंत हैं। उन्होंने स्प्रिट मार्शल मार्किस की ग्रीन प्लेट आर्मी के तहत 20 साल तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने 10,000 योद्धाओं की कमान संभाली और उनका पूरा मार्शल दांव युद्ध के मैदान पर हासिल और निखारा गया। वह जितने बहादुर और वीर हो सकते हैं उतने हैं। धूसर वस्त्र वाले यशवंत ने उन्हें हाथ से हटा दिया। अरे नकुल, मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल में मैं एक विनम्र सुरक्षा गार्ड के अलावा और कुछ नहीं हूं। तुम कह सकते हो कि मैंने अपना जीवन इस नाव को समर्पित कर दिया है। यशवंत की आपत्तियों के बावजूद चंदन ने अपनी मुट्ठियां जोड़ी। तो आप स्पिरिट मार्शल मार्किस चंद्र प्रताप के अधीन एक मार्शल आर्टिस्ट थे। मैं पहले आपको न पहचानने के लिए माफी मांगता हूं। स्पिरिट मार्शल मार्किस चंद्र प्रताप, वह ग्रेट जोऊ राजवंश के 18 विदेशी उपनाम वाले मार्किसों में शीर्ष 5 में थे। चंद्र प्रताप और उनकी ग्रीन प्लेट आर्मी ब्लड थिस्टल याओ पर्वत में तैनात थी। उन्होंने अनगिनत राक्षसों को मारा था, विशाल सैन्य योग्यता अर्जित की थी और उनका नाम पूरे राष्ट्र में गूंजता था। यशवंत ने हल्के आश्चर्य में कहा, दोस्त, तुम हमारे मार्किस को जानते हो? मैं एक बार मार्किस चंद्र प्रताप को महान जेड स्नेक का वध करते हुए देखने के लिए भाग्यशाली रहा था। उनका आचरण एक देवता जैसा था। मैं आज तक उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। यशवंत का चेहरा खिल उठा। एक बार जब सब लोग जहाज पर चढ़ जाएंगे तो मैं तुम्हें पीने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। चलो हम अच्छे से बातचीत करते हैं। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, चलने का समय हो गया है। सब लोग कृपया मेरे पीछे जहाज पर चलिए। नकुल ने एक एक करके सभी का परिचय कराने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने यह देखा तो वह केवल इस विचार को छोड़ सके। अरे नकुल, हम जा रहे हैं। यशवंत ने हाथ हिलाया, फिर जहाज की ओर बढ़ गए। आर्यन और उनके साथी उनके पीछे हो लिए। ज्यादा देर नहीं लगी, सभी यात्री वापस जहाज पर सवार हो गए। विशाल मीनार वाले जहाज के धीरे धीरे आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही नकुल, वरुण और अरेंद्र ने अपनी नजरें हटाईं। नकुल ने भावना के साथ आह भरी। एक बुद्धिमान व्यक्ति झुककर रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। कौन जानता है कि मास्टर आर्यन क्लाउड रिवर प्रांतीय राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान कितनी हलचल मचाएंगे। उन्हें एक पूर्वाभास था कि आर्यन की क्षमताओं के साथ वह आसानी से प्रांतीय राजधानी में तूफान ला सकते हैं। वरुण और अरेंद्रा के दिलों में भी भावनाएं उमड़ रही थीं। एक युवा व्यक्ति ने मीनार वाले जहाज के 12 मंडपों, पैवेलियनों में से एक के अपने कमरे की अलंकृत खिड़की से उन्हें जहाज पर चढ़ते देखा। फिर वह अपने साथी की ओर मुड़ा और बड़े चाव से पूछा, मार्शल आंटी किंजल, क्या आप बता सकती हैं कि नीले कपड़े पहने वह युवा कौन है? उन्होंने हल्के बैंगनी रंग के वस्त्र पहने थे और उन्होंने पंखों वाला मुकुट पहना हुआ था। उनकी कमर में एक जेड बेल्ट थी और वह सुंदर और सीधे कद के थे।
वह अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर खड़े थे, जिससे एक निराकार कुलीनता की हवा निकल रही थी। खिड़की की जाली से टिककर उदासीनता से बैठी महिला ने कहा, अगर तुम किसी को पूछने भेजोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? वह लगभग 17 या 18 की लग रही थीं। उनके नैन नक्श पूरी तरह से सुडौल थे और उनके काले बाल पोनीटेल में बंधे थे। उनकी त्वचा चीनी मिट्टी के बर्तन जैसी चिकनी और नाजुक लग रही थी, और उनकी भौहों के नीचे उनकी आंखें चाकू की तरह चमक रही थीं। उनका शरीर प्रशंसा के लायक था, और हालांकि उनके कपड़े सादे, सफेद और ढीले ढाले थे, फिर भी वे उनके भरपूर सीने या नाजुक कमर को छिपा नहीं पाए। वह पूरी तरह से सादी थीं। उनके बर्फ जैसी सफेद कलाई पर जेड कंगन के अलावा उनकी पोशाक एकदम सादी थी, जो उनके गोरे रंग को और भी उभार रहा था। मार्शल आंटी किंजल, आप हर तरह से परफेक्ट हैं, सिवाय इसके कि आप बहुत आलसी हैं। आप किसी भी चीज की परवाह नहीं करती हैं। यह अच्छी बात नहीं है, आप जानती हैं। पंखों वाले मुकुट में बैंगनी वस्त्र वाले युवक ने आह भरी और सिर हिलाया। महिला ने आलस्य से फुसफुसाते हुए कहा, ये सांसारिक मामले राक्षसों को मारने जितने संतोषजनक नहीं हैं, और यहां चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इस ऑपरेशन में मैं केवल तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हूं। मैं किसी और चीज से परेशान नहीं हो सकती। फिर वह मुड़ी और सोफे पर चढ़ गई, अपने उस प्रशंसनीय शरीर को फैलाया और अपनी तेज सुंदर आंखें बंद कर लीं। वह एक आलसी छोटी बिल्ली की तरह थीं, जरा भी गरिमामय नहीं, फिर भी एक अनियंत्रित जंगली सुंदरता के साथ। बैंगनी वस्त्र वाला युवक खुद से अचंभित था और उसका दिल कांप गया। लेकिन जब उसे याद आया कि उसकी यह मार्शल आंटी गुस्सा होने पर कितनी क्रूर हो जाती थीं, तो वह कांप उठा और फिर दूसरी ओर देखा। जाओ और आराम करो मार्शल आंटी, मैं टहलने जा रहा हूं। वह मुड़ा और कमरे से निकल गया। लड़की के गुलाबी होंठ खुले और उसने अस्पष्ट रूप से बुदबुदाया, अगर तुम खतरे में पड़ो तो बस चिल्लाना। एक पल बाद वह गहरी नींद में थी। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे जरा भी चिंता नहीं थी, खतरा? यह स्प्रिट मार्शल मार्किस का मीनार वाला जहाज है, यहां क्या खतरा हो सकता है? वह कमरे से बाहर निकला और फिर दरवाजा बंद कर दिया। युवराज, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर पहरा दे रहा था, जिसका आचरण पहाड़ की तरह स्थिर और गंभीर था। दिनेश पंखों वाले मुकुट में युवक ने याद दिलाया, हमें इस ऑपरेशन के दौरान गोपनीयता बनाए रखनी है और हम किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जहाज पर नहीं आने दे सकते। दिनेश, जाओ और उस समूह की पृष्ठभूमि की जांच करो जिसे अभी अभी यशवंत जहाज पर लेकर आया है। याद रखना, विनम्र रहना और हमारी पहचान उजागर मत करना। अधेड़ उम्र के दिनेश ने गंभीरता से कहा, जी हुजूर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बैंगनी वस्त्र वाला युवक दरवाजे की ओर बढ़ रहा है, तो दिनेश खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, युवराज, आप कहां जा रहे हैं? श्श! मुकुट वाले युवक ने अपनी उंगली होंठों पर रखी। फिर उसने गुप्त रूप से दरवाजे की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं एक शतरंज का खेल खेलने के लिए मिस चारू को ढूंढने जा रहा हूं। अगर मैं उन्हें कोई धुन बजाते हुए सुन पाऊं तो और भी अच्छा होगा। दिनेश ने स्पष्ट चिंता के साथ कहा, युवराज, एहतियात के तौर पर बेहतर होगा कि मिस किंजल आपके साथ जाए। इस तरह मैं भी आराम से रह पाऊंगा। लेकिन मुकुट वाले युवक ने उनकी उपेक्षा की और फिर खुद ही चला गया। दिनेश खुद को मुंह बिगाड़ने से रोक नहीं पाए। उनके युवराज हर तरह से परफेक्ट होंगे, सिवाय इसके कि वह थोड़े ज्यादा आशिक मिजाज हैं। उन्होंने सिर हिलाया, फिर जल्दी से मुड़े और चले गए। उन्होंने फैसला किया कि वह पहले यशवंत को ढूंढेंगे और उस समूह के बारे में पूछेंगे जो अभी अभी मीनार वाले जहाज पर सवार हुआ था। कमरे के भीतर वापस गहरी नींद में सोई किंजल ठंडी हंसी हंसी। पुरुष सब एक जैसे होते हैं। वेन परिवार का फ्लोरल टी हाउस। कुलमाता ने उस पत्र की जांच की जो उन्होंने अभी अभी लिखा था। यह पत्र आर्या को संबोधित था। इसकी सामग्री सरल थी। इसमें अनिवार्य रूप से उन्हें यही बताया गया था कि यदि वह आर्यन से मिलती है तो उन्हें उसके साथ एक राहगीर जैसा व्यवहार करना चाहिए
और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्र में कहा गया था कि उन्हें अपनी शादी को तोड़ने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुलमाता के अनुमान के अनुसार आर्यन जितनी अधिक हलचल मचाएगा, वह मौत के उतना ही करीब होगा। एक बार जब आर्यन खुद को मार डालेगा तो उनका विवाह अनुबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा। पत्र को कई बार ध्यान से पढ़ने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपना संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाया है ताकि कोई गलतफहमी न हो, उन्होंने एक लिफाफा ढूंढा और उसे सील कर दिया। तभी दरवाजे के बाहर से एक नौकर ने सूचना दी, कुलमाता, अभी अभी वेन परिवार के दामाद आर्यन मीनार वाले जहाज पर सवार होकर शहर से निकल गए हैं। वेन परिवार की कुलमाता स्तब्ध थीं। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गईं, फिर खुद से आह भरी, तीसरे युवा मास्टर, यदि आप वेन परिवार में रहते और चुपचाप एक दामाद के रूप में अपना जीवन बिताते तो आप एक अच्छी बुढ़ापे तक पहुंच सकते थे। हलचल मचाने पर जोर क्यों दे रहे हैं? आप बस खुद का विनाश ढूंढ रहे हैं। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थीं कि जेड कैपिटल का सुपरिवार कितना भयानक था। उस स्तर का अधिकार दुनिया के मार्शल दांव ग्रैंड मास्टरों को भी भय से कंपाने के लिए काफी था। ग्रेट जोऊ राजवंश के 399वें वर्ष में दूसरे चंद्र महीने के छठे दिन आर्यन मीनार वाले जहाज पर सवार होकर गुआंगलिंग शहर से चले गए। उस रात मदर घोस्ट रिज के ऊपर आसमान स्याही जैसा काला था। एक तेज अमर सारस ने अपने चाकू जैसे पंखों को फड़फड़ाया, बादलों की परतों को चीरता हुआ छेद बना दिया। यह पहाड़ों में नीचे उतर गया और आड़ू के बाग के बाहर उतरा। एक आकृति इसकी पीठ से कूदी। वह खुबानी एप्रिकॉट के वस्त्रों में एक युवक था, एक चमकीली आंखों वाला साहसी युवा। युवा दांववादी ने धीरे से सारस का सिर सहलाया, फिर आदेश दिया, सारस, तुम यहीं आराम करो, मैं अभी वापस आता हूं। इसके साथ ही वह आड़ू के जंगल में तेजी से दौड़ा। बहुरंगी पीच ब्लॉसम मियास्मा के बादल लहरों की तरह पीछे हट गए, उसके लिए एक रास्ता साफ कर दिया। ज्यादा देर नहीं लगी, शुद्ध यांग फायर पीच ट्री दिखाई दिया। युवा दांववादी की नजर चारों ओर घूमी और उसने अपनी मुट्ठी जोड़ी। तरुण, तुम कहां हो? मैं गगन हूं और मैं यहां अपने गुरु सी स्वॉलोइंग किंग गजेंद्र के आदेश पर फायर पीच तोड़ने आया हूं। फायर पीच वृक्ष के चारों ओर धुंध छा गई, जिससे तरुण की बौनी आकृति दिखाई दी। उसने संदेह से कहा, क्या तुम सागर निगलने वाले राजा के शिष्य हो? यह मेरे गुरु का आदेश टोकन है। युवा दांववादी मुस्कुराया और एक जेड पदक बाहर निकाला और उसे हवा में लहराया। उस पर बादल खुदे हुए थे जो ग अक्षर में घनीभूत हो गए थे। तरुण तुरंत श्रद्धा से भर गया। कृपया मुझे व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए बाहर न आने के लिए क्षमा करें। गगन ने पदक वापस रख लिया। मेरे गुरु के अनुमान के अनुसार अब तक वृक्ष पर पके हुए फायर पीच होने चाहिए। मुझे उन्हें मेरे लिए लाने के लिए आपको कष्ट देना पड़ेगा। तरुण अड़ गया, फिर हिचकिचाते हुए बोला, युवा स्वामी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप एक कदम देर से आए। अभी 2 दिन पहले वास्तव में 3 पके हुए फायर पीच थे, लेकिन कोई पहले ही आकर उन्हें ले गया। गगन ने त्योरी चढ़ाई, उन्हें किसने लिया? तरुण ने तुरंत पत्थर के शिलालेख की ओर इशारा किया। युवा स्वामी, कृपया देखें। गगन ने देखा और अनौपचारिक रूप से सुरुचिपूर्ण पाठ की एक नई पंक्ति देखी। महान जोऊ के कैलेंडर के दूसरे महीने के चौथे दिन आर्यन ने 3 फायर पीच लिए और चले गए। गगन की त्योरी और भी गहरी हो गई। यह आर्यन कौन है? तरुण का दिल कांप गया। युवा स्वामी, आर्यन विशाल अलौकिक शक्तियों वाला एक रहस्यवादी गुरु है। उसके तरीके अविश्वसनीय हैं। मेरे दृष्टिकोण से वह नश्वर धरातल पर उतरने वाले किसी निष्कासित अमर के समान है, एक उत्कृष्ट अस्तित्व है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसकी उत्पत्ति नहीं जानता। गगन ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, वह अच्छी तरह से जानता था कि मेरे गुरु ने बहुत पहले इस भूमि पर दावा किया था, फिर भी उसने फायर पीच लेकर जाने की हिम्मत की और यहां तक कि गुरु के पत्थर के शिलालेख पर अपना नाम भी छोड़ा। किसी साधारण व्यक्ति में ऐसा करने का साहस नहीं होगा। तरुण ने सावधानी से कहा, युवा स्वामी, मुझे नहीं लगता कि रहस्यवादी गुरु आर्यन दुष्ट हैं। वह अधिक प्रबुद्ध प्राणी जैसा लग रहा था।
जाने से पहले उसने कहा था कि यदि महामहिम सागर निगलने वाला राजा किसी को दोष देना चाहते हैं तो उन्हें सीधे उसे खोजना चाहिए। वह मेरे गुरु से भी नहीं डरता। गगन के चेहरे पर आश्चर्य आ गया। उसने सोचा, फिर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वह कैसा दिखता है? तरुण ने जल्दी से कहा, बस एक पल, कृपया। फिर उसने फायर पीच वृक्ष से एक हरी पत्ती तोड़ी और अपने नाखून का उपयोग करके एक आकृति उकेरी। आध्यात्मिक प्रकाश के एक विस्फोट के साथ पत्ती की सतह पर एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति दिखाई दिया। उसने एक बांस की छड़ी पकड़ रखी थी और उसके बाल बंधे हुए थे। उसमें एक अलौकिक, दूसरी दुनिया की हवा थी। गगन ने छवि का बारीकी से निरीक्षण किया, दंग रह गया। और यहां मैंने सोचा था कि वह पुरानी पीढ़ी का कोई विशेषज्ञ है। कौन जानता था कि वह एक जवान आदमी होगा? तरुण ने समझाया, यह भी संभव है कि उसने चिड़ यौवन की कला में महारत हासिल कर ली हो। आखिरकार रहस्यवादी गुरु आर्यन जैसा कोई व्यक्ति सांसारिक दुनिया के साधारण मार्शल कलाकारों से बहुत पहले ही ऊपर उठ चुका है। गगन ने उस पर नजर डाली। ऐसा लगता है कि तुम इस आर्यन से काफी डरे हुए हो। तरुण ने जल्दी से कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। रहस्यवादी गुरु आर्यन के लिए मुझे केवल विस्मय और श्रद्धा महसूस होती है। ओह, गगन ने कहा। वह रुका, फिर गरजते हुए अपनी आवाज में चिल्लाया, तरुण! बौने का शरीर अकड़ गया और उसने सहज रूप से ऊपर देखा। फिर गगन की आंखों में हल्की बैंगनी रोशनी की चमक देखी। तरुण ने अपनी आत्मा में एक गुंजन महसूस किया। फिर वह सारी चेतना खो बैठा और वहीं जम गया। गगन के सुंदर चेहरे पर शायद ही समझ में आने वाली निराशा का संकेत उभरा। बूढ़े आदमी, मैं आत्मा की खोज तुम पर छोड़ता हूं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तरुण सच कह रहा है या नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आत्मा के भीतर कुछ धड़क उठा। जल्द ही धीमी, कर्कश हंसी का एक विस्फोट हुआ। बदले में शुद्ध यांग फायर पीच प्राप्त करने के बाद तुम्हें मुझे आधा देना होगा। गगन को पीड़ा हुई। तुम्हारे स्तर के अस्तित्व को ऐसी निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है ना? यह सच है, मुझे चौथे स्तर के फायर पीच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे नियम हैं। मेरा लक्ष्य तुम्हें यह समझाना है, कुछ पाने के लिए तुम्हें पहले संगत कीमत चुकानी होगी। कर्कश आवाज जारी रही, मेहनत करो जवान आदमी। जितना अधिक तुम निवेश करोगे उतना अधिक तुम्हें मिलेगा। मेरे यहां रहने से तुम स्वर्ग के चुने हुए पुत्र हो। दांव में तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां तुम्हारे गुरु से 100 गुना नहीं, 1000 गुना अधिक होंगी, मुझे यकीन है। उसका लहजा लुभाने के लिए बनाया गया लग रहा था, लेकिन गगन सिर्फ हंसा। बूढ़े आदमी, यदि तुम वास्तव में इतने महान होते तो तुम्हें मेरी आत्मा के भीतर शरण लेने की क्या आवश्यकता होती? और जब मैं अपने गुरु के सामने होता हूं तो तुम हमेशा एक आह भी कहने से बहुत डरते हो। अब देखो, तुम ऐसे डींग मार रहे हो। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? वह कर्कश आवाज शांत हो गई, फिर आह भरी। झींगा उथले पानी में अजगर को सता सकता है और कुत्ते खुले मैदानों में बाघों को धमका सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो इसे भूल जाओ, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे जानते हैं वे मेरी परेशानियों के बारे में पूछते हैं, जबकि जो नहीं जानते वे मेरे इरादों पर सवाल उठाते हैं। गगन हंसा, फिर एक छोटे बच्चे को फुसलाते हुए कहा, अब काम पर लग जाओ। अगर तुम करते हो तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट आड़ू दूंगा। गगन ने एक ठंडी सी झटके की आवाज सुनी। फिर उसकी आंखों में चुभन महसूस हुई, क्योंकि उसकी पुतलियों के माध्यम से बैंगनी रोशनी के भंवर उमड़ रहे थे। उसने तरुण पर अपनी नजरें टिका दीं। एक पल बाद वह कर्कश आवाज आश्चर्य से चिल्ला उठी, जो गंभीर लग रही थी। तुमने क्या देखा? गगन ने जल्दी से पूछा। एक लंबी चुप्पी के बाद कर्कश आवाज ने जवाब दिया, वह आर्यन महज एक ब्लड सर्कुलेशन रियल्म का युवा है, न कि कोई बूढ़ा राक्षस जो खुद को जवान दिखा रहा हो। लेकिन क्या? गगन थोड़ा घबराया हुआ था। यह पहली बार था जब उसने अपनी आत्मा में बूढ़े आदमी को इस तरह डगमगाते देखा था। ऐतिहासिक रूप से वह सांसारिक अमर के बारे में भी ऐसे बात करता था जैसे कि वे उसके ध्यान के लायक नहीं थे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आर्यन में कुछ अजीब है।
उसके पास ऐसे रहस्य होने की संभावना है जिन्हें कोई और नहीं जानता। कर्कश आवाज रुकी, फिर अचानक सुझाव दिया, छोटे साथी, मुझे एक निश्चित पूर्वाभास है कि यदि तुम आर्यन को वश में करते हो और उसे समर्पण के लिए मजबूर करते हो तो तुम्हें अप्रत्याशित रूप से बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। क्या विचार है? कोशिश करना चाहोगे? गगन तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन बाहरी तौर पर उसने अनिच्छा का ढोंग किया। वह काफी अच्छा कारण नहीं है। इसके अलावा मैं जन्म से ही कायर हूं। गुरु भी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को इतना सावधानी से सतर्क नहीं देखा। मुर्गी को मारने के लिए भी मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। कर्कश आवाज संक्षेप में शांत हो गई, लेकिन उसने 3 फायर पीस चुराए। गजेंद्र के शिष्य के रूप में क्या तुम्हें उससे हिसाब बराबर नहीं करना चाहिए? यह कैसा रहेगा? जब तक तुम उस आर्यन से निपटने जाते हो, मैं एक अपवाद बना सकता हूं और सीधे कार्य कर सकता हूं। हमें जो भी लाभ मिलेगा हम 50-50 बांट लेंगे। यह काफी अच्छा होना चाहिए, है ना? लेकिन इससे गगन और भी चौकन्ना हो गया। उसने सिर हिलाया। मैं इस घटना की सूचना गुरु को दूंगा और उन्हें तय करने दूंगा कि कैसे प्रतिक्रिया दें। कर्कश आवाज स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। तुम्हारे जैसे कायर को दुनिया से ऊपर खड़े होने और अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को दबाने की बात करने का क्या हक है? फी, तुम्हारे गुरु तुम्हारे बारे में सही कहते हैं। तुम हड्डियों तक कायर हो। गगन बस हंसा, जरा भी परेशान नहीं हुआ। अगर मैं अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगा तो मैं ज्यादा दिन जीऊंगा। सावधान रहना कभी बुरी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारी सुनूं और आर्यन के पीछे जाऊं, और अगर उसके पास कोई और रहस्य है, तो यह सिर्फ मेरा अंत नहीं होगा, बूढ़े आदमी। तुम्हारी आत्मा भी बिखर कर शून्य हो जाएगी। इसके साथ वह मुड़ा और आड़ू के बाग से निकल गया। उसके खुबानी के वस्त्र फड़फड़ाए, लेकिन उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। यह पहली बार था जब उसने अपनी आत्मा में छिपे बूढ़े आदमी को अपनी उम्र के लगभग एक युवा से निपटने के लिए इतना हताश देखा था। इस बात ने गगन को चौकन्ना कर दिया। वापस जाते समय कर्कश आवाज शांत हो गई। ऐसा लगा कि उसे एहसास हो गया था कि वह चाहे कुछ भी कहे, गगन के फैसले को बदलना लगभग असंभव होगा। आर्यन, तुमने मेरे गुरु के आड़ू चुराए हैं। तुम्हें निश्चित रूप से इसका भुगतान करना होगा। शायद जल्द ही मैं तुम्हें खोजने जाऊंगा। गगन आड़ू के बाग से निकला, सांस छोड़ी, फिर अपने अमर सारस पर उड़ गया। महान नीली नदी के ऊपर एक विशाल मीनार वाली नाव तैर रही थी। 9वां मंडप। युविका ने स्पष्ट रूप से कहा, गुरु आर्यन, इस मंडप में 2 मंजिलें हैं। आप दूसरी मंजिल ले लीजिए और हम पहली मंजिल लेंगे। मीनार वाले जहाज में 9 मंजिलें थीं, साथ ही 12 अकेले मंडप भी थे। एक मंडप पर कब्जा करना सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, इसके लिए पर्याप्त कनेक्शन की भी आवश्यकता थी। उनके मंडप को ही लें। यह नकुल का यशवंत के साथ संबंध था, जिसने उन्हें अंदर आने दिया। यह जगह सच में अच्छी है। आर्मेंद्र ने चारों ओर देखा, उसका दिल भावनाओं से भरा था। मंडप में केवल 2 मंजिलें थीं, लेकिन इसका अपना आंगन था और यह पूरी तरह से सुसज्जित था और दैनिक आवश्यकताओं से लैस था। सजावट में पुराने जमाने का आकर्षण था और जालीदार खिड़कियों से उन्हें महान नीली नदी के किनारों का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। आर्यन ने बेफिक्री से कहा, क्या तुम भी यहीं रुकोगे? मैं। आर्मेंद्र बहुत लुभाया हुआ था। उसके पिता ने उसे मीनार वाले जहाज पर एक कमरा दिलाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। उसका केबिन मुख्य मीनार की 9 मंजिलों के भीतर था और वह भी एक प्रथम श्रेणी का कमरा था। लेकिन वह एक अकेले मंडप से कैसे तुलना कर सकता था? यह कैसा रहेगा? दूसरी मंजिल पर 2 कमरे हैं, तुम उनमें से एक ले लो। आर्यन को ऐसे विवरणों की परवाह क्यों होगी? वह आगे बढ़ा और आर्मेंद्र की ओर से फैसला कर लिया। आर्मेंद्र तुरंत मुस्कुरा उठा। वह इतना खुश था कि खुद को बार बार आर्यन को धन्यवाद देने से नहीं रोक सका। युविका खुद को उसका पुनर्मूल्यांकन करने से नहीं रोक सकी। उसने महसूस किया कि आर्यन उससे ज्यादा आर्मेंद्र के करीब लग रहा था। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद समूह आंगन में मेज पर बैठ गया, चाय पी और आराम किया।
चंदन अचानक बोला, गुरु आर्यन। यशवंत के साथ मेरी बातचीत के दौरान उसने मुझे यह बताने पर जोर दिया कि मीनार वाले जहाज की पहली 5 मंजिलों पर 800 स्पिरिट बीस्ट्स पिंजरे में बंद हैं। वे सभी ब्लडथिसल राक्षस पर्वत के हैं। वे सभी स्पिरिट मार्शल मार्क्विस की ग्रीन प्लेट सेना द्वारा जीवित पकड़े गए युद्ध के लूट हैं। उसने हमें उनसे दूर रहने का आग्रह किया। स्पिरिट बीस्ट्स? आर्यन दंग रह गया। इतने सारे जानवरों को जीवित क्यों पकड़ा गया? महान जो में कई दुर्गम क्षेत्र थे। ऐसी जगहें खतरनाक थीं और वे आम तौर पर स्पिरिट बीस्ट्स और अन्य राक्षसों का घर थीं। ब्लडथिसल राक्षस पर्वत को ही लें, जहां स्पिरिट मार्शल मार्क्विस तैनात था। यह महान जो के प्रसिद्ध 8 महान राक्षस पर्वतों में से एक था। महान जो ने खतरे के स्तर के आधार पर स्पिरिट बीस्ट्स को 9 स्तरों में विभाजित किया। स्तर 1 सबसे कमजोर था। वे साधारण जंगली जानवरों की तुलना में केवल थोड़े अधिक शक्तिशाली थे। स्तर 9 सबसे मजबूत था। ऐसे जानवरों में पहले से ही कुछ हद तक चेतना थी और उनमें जन्मजात प्रतिभा और जन्मजात राक्षस ऊर्जा थी। साधारण मार्शल दाव ग्रैंड मास्टर को उनसे सामना होने पर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता था। केवल जन्मजात योद्धा पूर्वाज के पास ही लड़ने का मौका होता था। महान जो के भीतर स्तर 9 से ऊपर के स्तर की अफवाहें थीं। लोगों ने कहा कि याओलिंग या राक्षस आत्माएं भी मौजूद थीं। ये सांसारिक अमर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम भयानक अस्तित्व थे। लेकिन निश्चित रूप से आर्यन जानता था कि यह वर्गीकरण प्रणाली केवल नीले महाद्वीप एजोर कॉन्टिनेंट पर लागू होती थी। द वाइल्ड्स के 9 प्रांतों में यहां तक कि छोटे साधारण संप्रदाय भी तथाकथित याओलिंग को आसानी से खत्म कर सकते थे। चंदन ने समझाया, अधिकांश स्पिरिट बीस्ट्स को शिखर स्तरीय गुटों द्वारा खरीदने के लिए प्रांतीय राजधानी की ओर ले जाया जा रहा है। उनका उपयोग योद्धाओं के मार्शल दांव को तेज करने के लिए सान के पत्थरों के रूप में किया जाता है। हेवंस ओरिजिन एकेडमी, ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनोर, गवर्नर एस्टेट, साथ ही हमारा युआन परिवार जैसे गुट साल भर युद्ध के मैदान से जीवित जानवर खरीदते हैं। यह पूरे महान जो में आम चलन है। आखिरकार एक योद्धा जिसने कभी रक्तपात का अनुभव नहीं किया है, वह इस उपाधि के योग्य नहीं है। जब उसने यह सुना तो आर्मेंद्र का चेहरा शर्म से तमतमा गया। अपने जीवन के इतने वर्षों के बावजूद उसने कभी एक स्पिरिट बीस्ट को देखा भी नहीं था। उसे मारना तो दूर की बात थी। वह फुसफुसाते हुए पूछे बिना नहीं रह सका, युआन कुमारी, क्या आपने पहले कभी किसी स्पिरिट बीस्ट को मारा है? युविका ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर उपहास करते हुए कहा, जब मैं 9 साल की थी तब मैंने एक चाकू का इस्तेमाल करके एक सारस आत्मा को मार डाला था। उस दिन से मैंने सप्ताह में एक बार किसी न किसी प्रकार के स्पिरिट बीस्ट को मारना निश्चित किया है। मेरे हाथों से कितने राक्षसों का नाश हुआ है, इसका हिसाब मैं बहुत पहले ही खो चुकी हूं। तुम पूछ रहे हो क्या मैंने कभी किसी को मारा है? क्या मजाक है? उसके चमकदार गुलाबी होंठ अनकहे गर्व से ऊपर की ओर मुड़ गए। युआन कुमारी, आपके शब्द दिल में छुरा घोंपने जैसे हैं। आर्मेंद्र को अचानक अपना चेहरा ढककर कमरे से भागने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। चंदन यह सब देखकर मुस्कुराए, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि आर्यन को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। यशवंत के अनुसार टावरशिप पर एक रहस्यमय वीआईपी मेहमान है। वह इस समय पहले मंडप में ठहरा हुआ है। वह कौन है? युविका ने उत्सुकता से पूछा। यशवंत को भी पक्का पता नहीं था। वह बस इतना जानता है कि स्पिरिट मार्शल मार्किस चंद्र प्रताप ने उसे जहाज पर लाने के लिए कुछ जुगाड़ किया है। उसे संदेह है कि वह किसी कुलीन परिवार का बेटा है। हालांकि उसके साथ केवल 4 अंगरक्षक हैं, लेकिन उनमें से हर एक की खेती क्यूई एक्यूम्यूलेशन रियल्म की है। युविका की सुंदर आंखें अचानक गंभीर हो गईं। वह निश्चित रूप से ठाठ बाट से यात्रा कर रहा है। मुझे डर है कि जेड कैपिटल में भी केवल शीर्ष स्तरीय कुलों और गुटों के वंशज ही ऐसा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, इस युवा कुलीन के बारे में बस इतना ही नहीं है। उसके साथ एक महिला भी है, और हालांकि वह केवल 17 या 18 वर्ष की है,
क्यू एक्यूम्यूलेशन के विशेषज्ञ यशवंत ने उसका सामना करते हुए अपने दिल को हिलते हुए महसूस किया। उनके अनुसार यह अत्यधिक संभावना है कि वह एक मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर है। क्या? युविका और अरमेंद्रा दोनों ने एक साथ उद्गार किया। 17 साल की मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर? क्या इस दुनिया में वाकई ऐसे दैत्य मौजूद हैं? यह सिर्फ यशवंत का अनुमान है। मुझे भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं जिस बात को लेकर निश्चित हो सकता हूं वह यह है कि इस युवा स्वामी की उत्पत्ति सरल नहीं है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चंदन ने पाया कि आर्यन शांत और संयमित होकर बस अपनी चाय पी रहे थे, जैसे कि इस विषय ने भी उनमें बिल्कुल कोई रुचि पैदा न की हो। चंदन आह भरे बिना नहीं रह सके। मुझे आश्चर्य है, इस दुनिया में मास्टर आर्यन जैसे व्यक्ति की रुचि किस चीज में जाग सकती है? धन, अधिकार, महिलाएं? मुझे डर है कि इनमें से कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा। अचानक कोहरे और बारिश की तरह अलौकिक एक वीणा की स्पष्ट मधुर ध्वनि दूर से आई। धुन में एक काव्यात्मक सुरम्य आकर्षण था जिसने श्रोताओं को एक मदहोश सपने में भेज दिया। वे रुककर ध्यान से सुनने लगे, लेकिन हालांकि किसी और ने ध्यान नहीं दिया, इस ध्वनि पर आर्यन की भौहें तन गईं। संगीत फीका पड़ने के बाद ही अरमेंद्रा अपनी प्रशंसा को रोक नहीं पाए। वह बस दिव्य था। यह वसंत की हवा जितना कोमल और सुखदायक था, मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूं। यह वास्तव में प्यारा था। इसमें सचेत कलात्मकता का कोई निशान नहीं था। यह बादलों की तरह तैरता था और नदियों की तरह बहता था, जैसे कि यह स्वाभाविक रूप से बना हो। युविका ने भी सिर हिलाया और चकित होकर टिप्पणी की, चंदन काका, मुझे यह मत बताना कि जहाज पर वीणा का कोई गुरु भी है। अभी वीणा बजाने वाली सबसे अधिक संभावना कॉमर्स के भटकते शहर के गार्डन ऑफ ब्लॉसम्स की नंबर 1 गायिका चारू है। वे कहते हैं कि वह एक दुर्लभ सुंदरता होने के अलावा बेजोड़ रूप से कुशल भी है। वह काफी प्रसिद्ध है। अरमेंद्रा की आंखें लालसा से भर गईं। यह आश्चर्यजनक है कि एक वेश्यालय ऐसी बेजोड़ प्रतिभाशाली सुंदरता को जन्म दे सकता है। मैं खुद जाकर उसे देखना पसंद करूंगा। युविका ने उपहास किया। वह महज एक गायिका वेश्या है। भले ही वह अधिक सुंदर हो और भले ही उसका संगीत अधिक प्यारा हो, वह पुरुषों के लिए लार टपकाने के लिए एक खिलौने के अलावा और कुछ नहीं होगी। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी थी। वह क्या कह रही है? क्या वह चंदन के वर्णन से नहीं बता सकती कि मिस चारू अपनी कलात्मक प्रतिभा बेचती है, न कि अपना शरीर? वह एक बेजोड़ सुंदरता है जो गंदगी से घिरे होने पर भी शुद्ध रहती है। क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि पुरुष उसकी प्रशंसा करें और उसे पाने की लालसा करें? हालांकि अरमेंद्रा बहस करना चाहते थे, युविका की हैसियत उनसे कहीं अधिक ऊंची थी, इसीलिए उन्हें अपनी बातों को वापस निगलना पड़ा। अचानक आर्यन ने कहीं से आकर बोलना शुरू कर दिया, चारू के बारे में कुछ गड़बड़ है। यदि आप आगे उससे टकराते हैं तो आप सभी को उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सिर्फ 2 वाक्य थे, लेकिन उन्होंने पूरे समूह को हक्का बक्का कर दिया। मास्टर आर्यन, क्या आपने कुछ गड़बड़ी देखी? चंदन ने गंभीरता से पूछा। मैं अभी निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस मामले पर और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आर्यन उठे। अंधेरा हो रहा है, हमें खाने के लिए कुछ कहां मिल सकता है? चंदन तेजी से खड़े हो गए। मास्टर आर्यन, मैंने पहले ही एक भोज की व्यवस्था कर दी है। मुख्य टावर की 9वीं मंजिल पर एक विशाल छत है। हम ग्रेट एजोर के दोनों किनारों के पूरे दृश्य के साथ खा पी सकते हैं। नजारा शानदार है। तो चलो अभी चलते हैं। युविका खड़ी हुई और पूरा समूह मंडप से बाहर निकल गया। चंदन ने 9वीं मंजिल का रास्ता दिखाया। इस बीच 2 सुंदर नौकरानियां बैंगनी रंग के वस्त्र और पंखों वाला शिरोभूषण पहने हुए युवक को तीसरे मंडप से बाहर ले जा रही थीं। मिस चारू को बता देना कि मैं कल वापस आऊंगा, उसने आदेश दिया, फिर जाने के लिए मुड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन अभी भरा नहीं है। महाराज, वापस जाते समय अधेड़ उम्र का दिनेश भागा और फुसफुसाया। मैंने पहले ही उस समूह के बारे में पूछा जिसके बारे में आपने मुझे जांच करने के लिए भेजा था। उनमें से एक क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल की युविका है। वह
दिनेश ने जल्दी से युविका और चंदन के मूल के बारे में बताया, सभी मुख्य बिंदुओं को छुआ। जहां तक आर्यन और अरमेंद्रा की बात है, उसने उनका जिक्र केवल यूं ही किया। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। अगर वे क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल के युवान परिवार से हैं, तो उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं और खाते हैं। इतना कहकर वह आगे निकल गया। जब वे खुली छत पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही कई लोग जमा थे। वे सभी समूहों में बंटे हुए भोजन करते हुए बातचीत कर रहे थे। व्यंजनों का एक भव्य प्रदर्शन था, जिनमें से अधिकांश पहाड़ों और नदियों के व्यंजन थे। शराब पुरानी थी और परोसने वाली लड़कियां फूलों के खेतों में उड़ती तितलियों जितनी सुंदर थीं। जैसे ही रात हुई, कर्मचारियों ने छत के चारों ओर मशालें जलाईं। ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे और रोशनी झूल रही थी। ग्रेट एज्योर के पानी से धाराओं की हल्की आवाज आ रही थी। जगह सुरुचिपूर्ण और सुकून देने वाली थी। बेशक जो लोग 9वीं मंजिल की छत पर भोजन कर सकते थे, वे सभी या तो अमीर थे या कुलीन वर्ग के सदस्य। ओह, वे भी यहां हैं। जैसे ही बैंगनी वस्त्रधारी युवक आया, उसने युविका और उसके समूह को रेलिंग के पास बैठे देखा। मशाल की रोशनी ने उसकी वीरतापूर्ण सुंदरता को और निखार दिया। जिससे पहले से ही वीर दिखने वाली युवती और भी सुंदर लग रही थी। महाराज, हमारी सीटें वहां हैं। दिनेश रास्ता दिखाने वाला ही था कि युवक ने सिर हिलाया। मैं मिस युविका से जल्दी मिलने जा रहा हूं। इतना कहकर उसने अपने कदम बढ़ाए और तेजी से चला गया। दिनेश अवाक रह गया, लेकिन जब उसने युविका का उज्ज्वल सुंदर चेहरा देखा, तो वह तुरंत समझ गया। वह कड़वाहट से हंसा, लेकिन वह बहुत पहले से इसकी आदत डाल चुका था, इसलिए वह अपने स्वामी के पीछे भागा। आर्यन और उनके साथी अपने भोजन और पेय का आनंद ले रहे थे, जब पंखों वाला शिरोभूषण पहने बैंगनी वस्त्रधारी युवक पहली बार छत पर दिखाई दिया। चंदन ने उसे तुरंत देखा, फिर उसे देखा। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। उन्होंने जल्दी से कहा, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है, तो वह युवक जिसके बारे में यशवंत ने बात की थी, वही अति वीआईपी मेहमान है। युविका ने पूछे बिना नहीं रह सकी। चंदन काका, आप कैसे कह सकते हैं? उसके बैंगनी वस्त्र बुने हुए स्नो स्पिरिट सिल्क से बने हैं, जो पानी और आग दोनों के लिए अभेद्य हैं। उस पंख वाले शिरोभूषण में अध्यात्म का संकेत है। यह स्पष्ट रूप से कोई सामान्य वस्तु नहीं है। उसकी बेल्ट, जूते, जेड पेंडेंट, हर एक चीज उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई है। उसके पहनावे पर ही कम से कम 500 स्प्रिट स्टोन्स खर्च हुए होंगे। चंदन ने अपनी आवाज धीमी की और आगे कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सहायक देर से क्यूई एक्यूम्युलेशन विशेषज्ञ है, और हालांकि वह बाहर से सामान्य दिखता है, वह मुझसे अपनी आभा छिपा नहीं सकता। एक नजर में मैं जानता हूं कि वह एक अनुभवी हत्यारा है। युविका और अरमेंद्रा दोनों ने अचंभा किया। यहां तक कि आर्यन भी चंदन का पुनर्मूल्यांकन किए बिना नहीं रह सके। मुझे एहसास नहीं था कि वह इतना बोधगम्य है। उसके पास अच्छी इंद्रियां हैं। अफसोस, उसने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को अनदेखा कर दिया है। बैंगनी वस्त्रधारी युवक की आभा के भीतर एक आध्यात्मिक छाप का मुश्किल से पहचाना जाने वाला निशान था। यह विभिन्न आत्मा तकनीकों द्वारा छोड़े गए निशानों की याद दिलाता था। इसमें कोई संदेह नहीं था। आत्मा आधारित गुप्त कलाओं में निपुण किसी व्यक्ति ने बैंगनी वस्त्रधारी युवक पर अपनी नजरें टिका दी थीं। लेकिन आर्यन ने इस ओर इशारा नहीं किया। वे महज राहगीर थे। युवक को चेतावनी देने के लिए उन्हें अपने रास्ते से हटने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आर्यन को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बैंगनी वस्त्रधारी युवक सीधे उनकी ओर चल रहा है। मिस युविका, क्या आप बुरा मानेंगी अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं? युवक सीधे युविका के पास गया, आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। आप मुझे पहचानते हैं? युविका हैरान थी, लेकिन भ्रमित भी थी। आप क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल के युवान परिवार की मोती हैं। मैं आपको कैसे नहीं जान सकता? यह कहते हुए भी युवक पहले ही बैठ चुका था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। सभी लोग, कृपया मुझे बिना बुलाए आने के लिए क्षमा करें। सड़क अकेली है। मुझे बस कुछ नए दोस्तों से मिलने की उम्मीद है।
अरमेंद्रा की आंखें लगभग घूम गईं। वह यह चूक नहीं सकते थे कि यह अजनबी युविका के लिए यहां आया था, लेकिन जब उन्होंने दिनेश को चुपचाप पास में खड़ा देखा तो उनका दिल श्रद्धा से भर गया। चंदन की पूर्व चेतावनी के कारण युविका को युवक की असाधारण पृष्ठभूमि के बारे में पता था, इसीलिए उसने उसे वापस भेजने के बजाय अपनी अप्रसन्नता को दबा दिया। जहां तक आर्यन की बात है, उन्होंने केवल युवक पर एक नजर डाली, फिर नजर हटा ली और अपना ध्यान अपने भोजन पर लौटा दिया। जैसा कि वह देख रहे थे, बैंगनी वस्त्रधारी युवक मुसीबत था। बेहतर था कि वह दूरी बनाए रखें और खुद पर परेशानी आने से बचें। मिस युविका, क्या आप प्रीफेक्चुरल कैपिटल लौटने की योजना बना रही हैं? बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने अपने लिए शराब का एक गिलास डाला और वसंत की हवा के समान गर्म एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। वह आसानी से पसंद आने वाला था। हां, यह सही है। युविका ने फिर पलटकर उससे पूछा, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपने अपना परिचय क्यों नहीं दिया? यह थोड़ा अशिष्ट है, आप जानते हैं। बैंगनी वस्त्रधारी युवक जम गया, फिर अपनी मुट्ठी बांधी और मुस्कुराया। मैं लापरवाह था। मेरा नाम जिल्ली है और मैं जेड कैपिटल से हूं। मैं भी क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल जा रहा हूं। अरमेंद्रा ने बीच में टोकते हुए कहा, युवा स्वामी जिल्ली, क्या मैं इतनी गुस्ताखी कर सकता हूं कि पूछ सकूं कि आप प्रीफेक्चुरल कैपिटल किस लिए जा रहे हैं? बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूं। इतना कहकर उसने विषय बदल दिया और युविका से बातचीत शुरू कर दी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। बैंगनी वस्त्रधारी युवक बातूनी था, लेकिन वह विनम्र और सहज भी था। अपने सुंदर रूप के साथ अधिकांश अन्य लड़कियां शायद पहले ही उससे प्रभावित हो चुकी होती, लेकिन युविका बस चिढ़ गई थी। उसे अजनबियों के साथ फालतू की बातें पसंद नहीं थीं, खासकर तब जब उसने महसूस किया कि दूसरा पक्ष उसमें दिलचस्पी ले रहा है। इससे उसकी घृणा और बढ़ गई। अगर यह तथ्य न होता कि वह उसकी उत्पत्ति नहीं जानती थी, तो वह अब तक अपना आपा खो चुकी होती। जब उसने देखा कि युविका के जवाब केवल औपचारिकता मात्र थे, तो बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने इशारा समझा और अपनी किस्मत आजमाने से पहले पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी पहली मुलाकात के दौरान अत्यधिक उत्साही नहीं दिख सकता। वह उठा, फिर अपनी मुट्ठी बांधी। सभी लोग कृपया जारी रखें, मुझे चलना चाहिए। ठीक है मिस युविका, क्लाउड रिवर प्रीफेक्चुरल कैपिटल की अपनी यात्रा के दौरान यह संभव है कि मैं आपके परिवार से मिलने आऊं। मुझे देखकर ज्यादा हैरान मत होना। एक आखिरी आकर्षक मुस्कान के साथ वह मुड़ा और जाने ही वाला था, लेकिन तभी उनके नीचे विशाल टावर शिप कांप उठा, जैसे वह किसी मूंगा चट्टान से टकरा गया हो। उसके कई 100 फीट के पूरे हिस्से में हलचल मच गई। जैसे ही टावर जहाज आगे पीछे हिलने लगा, 9वीं मंजिल की छत पर रखी मेजें और कुर्सियां पलट गईं, जिससे भोजन और शराब बिखर गई। टकराने पर अनगिनत प्याले और प्लेटें एक के बाद एक जोरदार आवाज के साथ टूट गईं। जल्द ही घबराए हुए चीखने की आवाजें आईं। जल्दी करो और छिप जाओ। धिक्कार है, क्या हो रहा है? सब लोग तुरंत खड़े हो गए और बिखर गए, जिससे पूरा स्थान अफरा तफरी में बदल गया। विशाल जहाज के पहली बार हिलते ही दिनेश एक कस्तूरी बिलाव की तरह फुर्ती से बैंगनी रंग के वस्त्र पहने युवक के बगल में कूद गया और उसकी रक्षा के लिए सामने खड़ा हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूम गईं। उसकी आंखों से तेज रोशनी झलक रही थी। आर्यन और उसके साथी भी खड़े हो गए, फिर खुद को संभाला। जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो वे माथे पर बल आने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या चल रहा है? बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका था और 9वीं मंजिल की छत पर अपनी स्थिति से वे यह नहीं बता सकते थे कि टावर जहाज किस चीज से टकराया था। दहाड़! अचानक एक के बाद एक रूहानी जानवरों की दहाड़ हवा में गूंज उठी। आवाज क्रूरता से भरी हुई थी। तुरंत बाद पहली 5 मंजिलों से घबराए हुए चीखने की एक श्रृंखला सुनाई दी। यह बुरा है, सभी बंदी रूहानी जानवर भाग गए हैं, जल्दी करो और भागो। जिन रूहानी जानवरों को हमने कैद किया था, वे सब भाग गए हैं। सडन! किसने खोले वे सारे पिंजरे?
उनकी चीखें दहाड़ों के साथ मिल गईं, जो पूरे रात के आकाश में गूंज रही थीं। समय समय पर कोई दयनीय चीख निकालता था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेहमानों पर हमला हो रहा था। जब उन्होंने यह देखा तो छत पर मौजूद हर कोई घबरा गया। वे सब हक्के बक्के रह गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि जहाज में इस समय पूरे 800 बंदी रूहानी जानवर थे। इतने सारे भागे हुए जानवरों का विचार ही मानसिक रूप से टूट जाने के लिए काफी था। अचानक ऐसा क्यों हो जाएगा? युविका का सुंदर चेहरा पूरी तरह गंभीर था। चंदन ने धीमी आवाज में कहा, मालकिन, कृपया शांत रहें। यशवंत और उसके अधीनस्थों की शक्ति को देखते हुए मुट्ठी भर जानवरों से निपटना मुश्किल नहीं होगा। मुझे डर है कि यह घटना कुछ रूहानी जानवरों के उत्पात मचाने जितनी सरल नहीं होगी। आर्मेंद्र ने आह भरी। किसी बुरे इरादे वाले ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर जानवरों के पिंजरे खोले थे। आर्यन ने अपनी उंगलियों को अपनी बांस की छड़ी पर फेरा, फिर घबराए हुए मेहमानों की ओर देखा। उसका भाव पहले की तरह ही शांत था। उसने कुछ नहीं कहा। तभी बैंगनी वस्त्रों में लिपटा युवक युविका की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। वह पूरी तरह से शांत लग रहा था। कुमारी युविका, कृपया निश्चिंत रहें। मैं यहां हूं और मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। यह आदमी कितनी बातें कर सकता है? आर्मेंद्र ने मन ही मन कटाक्ष किया। युविका ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ी। धन्यवाद, लेकिन जैसा मुझे लगता है आपको पहले खुद की रक्षा करने की चिंता करनी चाहिए। युवक ने उसे एक और आकर्षक मुस्कान दी। पिछले 1 साल में मैंने अनगिनत खतरों पर काबू पाया है। इस तरह की एक छोटी सी घटना क्या मायने रखती है? अगर आप मेरी अहंकार के लिए मुझे माफ करेंगी, अगर मैं भी इस संकट को हल नहीं कर सकता, तो मुझे डर है कि सवार कोई भी व्यक्ति आपदा से नहीं बच पाएगा। उसने यह कहा, फिर मुस्कुराया। निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्मेंद्र स्तब्ध रह गया। एक पल बीता जब उसने युवा रईस के निहितार्थों को समझा। उसे मजाक आए बिना नहीं रहा। क्या वह कह रहा है कि वह इस जहाज पर सबसे मजबूत व्यक्ति है? वह आर्यन की ओर देखे बिना नहीं रह सका, सिर्फ यह देखने के लिए कि आर्यन हमेशा की तरह शांत लग रहा था, जैसे उसने सुना ही न हो कि बैंगनी वस्त्रों वाला युवक क्या कह रहा था। आर्मेंद्र ने मन ही मन सोचा, देखो, यही तो आर्यन भाई हैं। उन्हें तो तुम्हारी बातों पर ध्यान देने की भी परवाह नहीं है। तभी समूह की तीव्र इंद्रियों ने उन्हें सतर्क किया कि यद्यपि जहाज अब हिल नहीं रहा था, वह मजबूती से एक ही स्थान पर रुक गया था। लेकिन रूहानी जानवरों की लगातार दहाड़ें अब भी गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं, रात के आकाश को भर रही थीं और पूरे जहाज में बिखरे यात्रियों की चीखों के साथ मिल रही थीं। सभी के चेहरे गंभीर थे। सौभाग्य से यह 9वीं मंजिल की छत थी। यहां कोई जानवर नहीं आएगा, कम से कम कुछ देर के लिए तो नहीं। अचानक योद्धा के वस्त्रों में एक आदमी मंच पर तेजी से आया। वह बैंगनी वस्त्रों वाले युवक के पास भागा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। युवक ने तुरंत अपने आदेश दिए, उन्हें बताओ कि उन्हें मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम उनसे दोबारा मिलो तो जाकर यशवंत को रूहानी जानवरों का वध करने में मदद करो। इस स्थिति को जितनी जल्दी हो सके नियंत्रण में लाओ। जी मालिक। योद्धा के वस्त्रों वाले आदमी ने अपनी मुट्ठी जोड़ी, फिर चला गया। वह क्यूई एक्यूम्यूलेशन रियल्म के अंतिम चरण का एक और सख्त आदमी है। चंदन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बैंगनी वस्त्रों वाले युवक ने तब युविका को देखकर मुस्कुराया। मेरे अधीनस्थ ने अभी अभी सूचना दी कि किसी ने जानबूझकर रूहानी जानवरों के पिंजरों को खोल दिया है और यशवंत वर्तमान में अपने अधीनस्थों को लड़ाई में आगे बढ़ा रहा है। मैंने पहले ही अपने आदमियों को मदद के लिए भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम इस घटना को सुलझा लेंगे। उसके शब्द सहज और आत्मविश्वास से भरे थे। लेकिन तभी आर्यन अचानक बोल पड़ा, हमें निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि शब्द उसके होंठों से निकलते वह मुड़ा और दूर चला गया। वह जा रहा है इस समय? युविका, आर्मेंद्र और चंदन चकित रह गए, लेकिन अपनी भ्रम की स्थिति के बावजूद वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। बैंगनी वस्त्रों वाले युवक की आंखें शून्य हो गईं और उसने थोड़ी निराशा महसूस की। उसने इस अवसर का उपयोग
युविका से बातचीत करने के लिए करने की योजना बनाई थी। किसने सोचा होगा कि आर्यन बस यूं ही चला जाएगा। अगर वह जाना चाहता है तो जाने दो, लेकिन उसे युविका और अन्य लोगों को अपने साथ क्यों ले जाना है? यह युवक की गरिमा का अपमान था। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। राक्षस इस समय जहाज पर हमला कर रहे हैं, फिर भी तुम जाना चाहते हो? तुम कितने बेवकूफ हो। अगर तुम अपनी जान फेंकना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को अपने साथ नीचे मत खींचो। तुम कितने स्वार्थी हो सकते हो। जब उसे गुस्सा आया तो उसने एक ऐसे व्यक्ति का आभास कराया जिसे लंबे समय से शक्ति की आदत थी। उसने पहले ही अपने अंगरक्षकों से आर्यन की पृष्ठभूमि जान ली थी। वह जानता था कि आर्यन ग्वांगलिंग सिटी जैसे पिछड़े शहर का एक घर जमाई के अलावा और कुछ नहीं था, और इसके अलावा वह केवल ब्लड सर्कुलेशन रियल्म में था। उसके बारे में केवल एक ही प्रशंसनीय बात थी कि कुछ दिन पहले आर्यन ने ड्रैगन गेट बैंक्वेट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। लेकिन बैंगनी वस्त्रों वाले युवक जैसे ऊंचे रईस की नजर में इस तरह की एक छोटी सी उपलब्धि ध्यान देने योग्य नहीं थी। इसीलिए उसने आर्यन को खुले तौर पर फटकार लगाने की हिम्मत की। आर्यन के साथियों के चेहरे बदल गए, लेकिन आर्यन ने स्वयं केवल शांति से जवाब दिया, यदि आप मेरी बेरुखी को माफ करेंगे, तो यदि हम आपके साथ यहां रुके तो हम और अधिक खतरे में पड़ जाएंगे। आपने शायद पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज रात यह घटना क्यों हुई। उसका क्या मतलब है? बैंगनी वस्त्रों वाले युवक का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन आर्यन के शब्द बिल्कुल सही जगह लगे थे। आर्यन के साथी चौंके बिना नहीं रह सके। क्या मास्टर आर्यन ने कुछ महसूस किया? सौभाग्य और आपदा भाग्य के हाथ में नहीं होते, लोग खुद ही अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभकामनाएं। आर्यन ने सिर हिलाया, अपना पैर उठाया और बस जाने ही वाला था जब दिनेश ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने ठंडी निगाहों से घूर कर कहा, युवक, तुम्हारे खुद को समझाने के बाद जाना बहुत देर नहीं होगी। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ खतरा था। चंदन तुरंत खड़ा हो गया और गरजा, दोस्त, यह महज एक छोटा सा मौखिक विवाद था। दूसरों को धमकाने की क्या जरूरत है? क्या हम सब पीछे हट सकते हैं? इसे इतना आगे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिनेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय बैंगनी रंग के युवक की ओर देखा। युवक पहले ही गुस्सा था। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, कुमारी, युविका के प्रति सम्मान के कारण ही मैंने तुम्हें रोकने की जहमत उठाई। चूंकि तुम अपनी जान फेंकने पर अड्ढे हो तो ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को अपने साथ नीचे मत खींचो। अगर हम अपनी जान फेंकना चाहते हैं तो इसका तुमसे क्या लेना देना है? आर्मेंद्र ठंडी हंसी हंसा। अशिष्ट! दिनेश का चेहरा गहरा हो गया और वह कुछ कहने ही वाला था जब बैंगनी वस्त्रों वाले युवक ने अधीरता से हाथ हिलाया। बस, उसने कहा, उन्हें जाने दो। मैंने पहले कभी इतना जानबूझकर अज्ञानी समूह नहीं देखा है। फिर उसने युविका की ओर मुड़कर अत्यंत आत्मविश्वास से कहा, कुमारी युविका, कृपया शांत रहें। मैं गारंटी देता हूं कि आप मेरे साथ यहीं सबसे सुरक्षित हैं। लेकिन युविका ने केवल सिर हिलाया। नहीं, मैं मास्टर आर्यन के साथ रहना चाहती हूं। वह रुकी, फिर जोड़ा, युवा मालिक झोरावर, मैंने भी पहले कुछ ऐसा ही अनुभव किया है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि शांत हो जाएं और विचार करें कि मास्टर आर्यन ने ऐसा क्यों कहा। बिना किसी कारण के गुस्सा ना हो। क्रोध केवल आपके निर्णय में त्रुटियों को जन्म देगा। वह ईमानदार लग रही थी और वह थी भी। हर शब्द सीधे दिल से निकला था। उसने यह सबक कठिन तरीके से सीखा था। लेकिन बैंगनी वस्त्रों वाला युवक स्तब्ध रह गया। उसे लगभग अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके दिल में पूर्ण बेतुकेपन की भावना भर गई। युआन परिवार की गौरवशाली बेटी मेरे शब्दों पर भरोसा करने के बजाय ब्लड सर्कुलेशन रियल्म के किसी युवक के साथ अपनी जान गंवाना पसंद करेगी। और उसने तो मुझे अपना दिमाग ठंडा करने और मास्टर आर्यन के शब्दों पर विचार करने का भी आग्रह किया। युवक का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी उच्च पदवी को देखते हुए पहले कभी किसी ने उसे इस तरह व्याख्यान नहीं दिया था।
जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा नाराज किया वह यह थी कि उसे व्याख्यान देने वाली वह लड़की थी जिसकी वह काफी प्रशंसा करता था। अंत में उसका उत्साह कम हो गया और उसने आह भरी। और मैंने सोचा था कि तुम दूसरे लोगों से अलग हो। किसने सोचा होगा कि तुम इतनी अदूरदर्शी हो? ठीक है, तुम सब जा सकते हो। उसने अचानक अकेलापन महसूस किया, जैसे उसे कोई नहीं समझता हो। क्लाउड रिवर प्रीफेक्चर के लोगों की, यहां तक कि युआन परिवार के मोती की भी सीमित सोच थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। वे यह समझ नहीं पाए कि जिस व्यक्ति का वे अब सामना कर रहे थे वह वास्तव में कितना ऊंचा था। वह उन्हें अपनी सुरक्षा देने को तैयार था, जिसका दूसरे केवल सपना ही देख सकते थे। मजेदार बात यह थी कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं था। कितने मूर्ख! लेकिन अगर वे अपनी जान फेंकना चाहते थे तो वह उन्हें जाने देगा। जैसे ही उसने यह सोचा, युवक का गुस्सा ठंडा पड़ गया। आर्यन को पता नहीं था कि उस थोड़े समय में युवक के भीतर कितने भावनात्मक बदलाव आए। लेकिन अगर उसे पता भी होता तो उसे जरा भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसकी नजर में आत्मा पर आध्यात्मिक मुहर वाला वह युवक मुसीबत था। उसकी स्थिति जितनी ऊंची होगी वह उतनी ही अधिक मुसीबत लाएगा। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, किसी ने उनका रास्ता रोक दिया। आप सभी कृपया वही करें जो हम कहते हैं और वापस चले जाएं। अन्यथा हमारे बुरे व्यवहार के लिए हमें दोष मत देना। बोलने वाला एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी था। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कब आया था, लेकिन वह पहले से ही छायादार सीढ़ियों में खड़ा था। उसकी गाल की हड्डियां पतली थीं, उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और तीखी रोशनी से चमक रही थीं। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर से बंधी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था और उसका आभास सर्दियों की तूफानी हवाओं की तरह ठंडा और भयावह था। कई अन्य उसके पीछे खड़े थे, नीचे जाने का रास्ता रोक रहे थे। वे 1 दर्जन से अधिक थे और वे सभी घातक इरादे और भयंकर रक्त पिपासा से भरे हुए थे। जब आर्यन ने यह देखा तो वह आह भरे बिना नहीं रह सका। हम एक कदम देर कर गए। ऐसा लगता है कि हम यशवंत पर भरोसा नहीं कर सकते कि वह जल्द ही जानवरों के उत्पात को स्थिर कर देगा। युविका, चंदन और आर्मेंद्र का दिल बैठ गया। उन सभी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि आज रात की घटना महज जानवरों के उत्पात जितनी सरल नहीं थी। उन्हें अराजकता का फायदा उठाने की योजना बना रहे बुरे इरादे वाले दुष्टों से भी निपटना था। मास्टर आर्यन, आपको क्या? युविका बस यह पूछने ही वाली थी कि क्या उन्हें जबरन रास्ता बनाना चाहिए या नहीं। तभी आर्यन ने सिर हिलाया। चलो वापस चलते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं। मुसीबत निश्चित रूप से हमारा दरवाजा खटखटाने आएगी, इसलिए हम क्यों ना अपना समय बिताएं और देखें कि क्या होता है। जैसे ही उसने बात की, वह मुड़ा और वापस चला गया और उसके साथी भी पीछे पीछे चल दिए। अधेड़ उम्र का विद्वान दंग रह गया। वह आर्यन की आज्ञाकारिता पर हैरान लग रहा था। उसने सूंघा और सिर हिलाया। और मैंने सोचा था कि वे सख्त हैं। पता चला कि वे तो कायरों के अलावा और कुछ नहीं हैं।